चुनाव 36 दिनों में भी अमेरिका का चुनाव निर्वाचन आयोग जो है वहां के राष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम घोषित नहीं कर पाया था। श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी। आदरणीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इलेक्शन रिफॉर्म्स की चर्चा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद। आज जब हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की चर्चा कर रहे हैं तो इलेक्शन प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए और प्रजातंत्र को एक रूप देने का काम इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म्स के माध्यम से होता है। जब हम प्रजातंत्र की चर्चा करते हैं तो डेमोक्रेसी हमको सिर्फ संविधान के अनुच्छेद और संविधान के प्रावधान से ही प्राप्त नहीं हुआ है। प्रजातंत्र हमारे संस्कृति में, हमारे जीवन शैली में, हमारे एथोस में वो रचा बसा है। और हम यहां तक भी कहते हैं कि भारत, इट इज नॉट ओनली डेमोक्रेसी बट इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए जहां हम प्रजातंत्र के प्रति सारा देश समर्पित है, वहीं हम वोट का महत्व भी जानते हैं। ये एक एक वोट देश की दिशा, देश की दशा, कंट्रीज डायरेक्शन और डेस्टिनी, इसको तय करता है। और इसलिए हम सब लोग जागरूक होकर किस तरीके से चुनाव के रिफॉर्म समय समय पर आते रहे ताकि प्रजातंत्र मजबूत हो, उसकी जड़ें और मजबूत हो। ये सतत प्रयास, ये कंटिन्यूअस प्रयास हम सब लोग करते रहते हैं। हमारे संवैधानिक बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारी संवैधानिक बॉडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जुडिशरी, ये सभी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस जैसे जैसे मजबूत होती हैं वैसे वैसे निश्चित रूप से प्रजातंत्र की जड़ें भी मजबूत होती हैं। और इसीलिए यह हम सब की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की सैंक्टिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सैंक्टिटी के साथ साथ इनके प्रति प्रयोग किए जाने शब्दों पर भी हमको बहुत जिम्मेवारी के साथ अपना वक्तव्य रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिफॉर्म्स के साथ एक लंबी यात्रा की है, उस लंबी यात्रा में शुचिता के साथ देश एक के बाद एक चुनाव कराता चला गया है। यह इलेक्शन कमीशन को इसके लिए न ही सिर्फ मेरे तरफ से बल्कि कंप्लीट हाउस की तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इस काम को किया है। और दुनिया की निगाहों में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक अपना स्थान है। 1.4 प्लस बिलियन पॉपुलेशन का, जनसंख्या का चुनाव कराना, और वह भी चुनाव उनके मत को पूरी तरीके से हिफाजत से रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना, यह कोई छोटी घटना नहीं है। यह दुनिया में अद्वितीय है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो सतत प्रयास किया है, अभी अभी सुरेंद्र नागर जी ने चर्चा की, उन्होंने चर्चा की कृपलानी के समय में चुनाव आयोग की क्या स्थिति है। उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से बीडी दास, बाबा साहब के चुनाव में किस तरीके की बातें हुई। उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर
टंडन साहब ने चुनाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया दी थी, ये सारी बातें हम सबके सामने हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दशकों तक इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर और इलेक्शन कमीशन के काम को देखने की जिम्मेवारी एक पार्टी की थी और वो पार्टी लंबे समय तक राज में रही। और मैं उसको और सीमित करूं तो वो एक पार्टी नहीं, एक परिवार के पास थी। और तब तो कभी कोई इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं खड़े हुए, तब तो कोई प्रश्न खड़ा करने की बात नहीं थी। और अगर मैं कहूं, इस संसद के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति जिसकी चर्चा हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी डेरेक ओब्रायन ने भी की, और उन्होंने कहा कि हम एसआईआर पर चर्चा चाहते थे। मैं आपके माध्यम से देश को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी किसी भी विषय से चर्चा से नहीं हटती है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। अभी एसआईआर का विषय आया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिव रिवीजन। अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। अब इलेक्शन कमीशन का यहां कौन रिप्रेजेंटेटिव है जो उसका जवाब दे? तो बहस उस पर हो सकती है जिसका हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर चर्चा मांगी, सरकार तुरंत तैयार हुई और आज 57 स्पीकर्स बोल चुका हूं, मैं 58वां स्पीकर हूं जो बोल रहा हूं। और यह डिबेट लगभग 10 घंटे चली है। और इसीलिए जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो एक एसआईआर के बारे में पिछले 4 महीने में देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि जैसे बहुत बड़ी धांधली हो रही है। और आप जैसी जिम्मेवार पार्टी, मुझे तो कभी दुख होता है जयराम जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रैली कर रही है और उस रैली के शब्दावली वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर। जिसको कभी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल, ऐसे लोगों ने, आप उनके रेजोल्यूशंस को पढ़िए और आज की कांग्रेस पार्टी के उस स्लोगन को पढ़िए तो समझ में आ जाता है कि कितना पानी गंगा जमुना से बह चुका है, कितना पानी बह चुका है। मैं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जब चर्चा करता हूं तो मैं स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन आर्टिकल 324 के तहत हुई और यह संवैधानिक संस्था, इसको इलेक्शन के लिए पावर दिया गया कि यह इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरा करे, वोटर का डेफिनेशन तय करे और वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करे और समय समय पर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करे। यह इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है। आज एसआईआर पर चर्चा चल रही है। एसआईआर है क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। It is under the constitutional power of the election commission to purify and to rectify the voter list from time and again. ये उसका काम है, ये मैंडेट है उसको। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये असाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराए। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का काम कर रही है। अभी जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयरिंग ऑफ द वोटर लिस्ट आती है तो आर्टिकल 324 पार्ट 15 यह ताकत देता है इलेक्शन कमीशन को कि कंप्लीट कंट्रोल में इलेक्शंस करवाए, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। यह ताकत उसको दी है। आर्टिकल 325 ने यह ताकत दी है कि वह इंश्योर करे कि नो एलिजिबल वोटर is excluded from the voter list. No eligible voter
to be excluded from the voter list, and no ineligible voter should be included in the voters list. और आर्टिकल 326 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को डिफाइन करती है कि वो उसका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और कंडीशंस फॉर बीइंग अ वोटर तय करे। इन 3 आधारों पर वो तय करेगी, उसको डिफाइन करेगी वोटर को, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस। और कंडीशंस क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन सबसे पहला है ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसको सिटीजन होना पड़ेगा, वो 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और कोई क्राइम और करप्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को मैंडेट है कि वह इसको स्ट्रिक्टली इस एलिजिबल क्राइटेरिया को पूरा करे। अब ये पूछते हैं कि एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों? ये एसआईआर कोई नया नहीं है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 1952 से शुरू हुआ था। 1952 में जब ये हुआ तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1957 में हुआ तब भी जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 1961 में हुआ तब भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1965 में हुआ तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। 1983 में हुआ तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1987-89 में हुआ तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 1992 में हुआ तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। 2002 में हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2004 में हुआ तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब अगर आप देखें तो सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ करके बाकी सारे एसआईआर्स आपके ही प्रधानमंत्री काल में हुए हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब जब हम 2004 की बात करते हैं तो आखिर ये 2004 के बाद 2025 तक जो एसआईआर होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ और होने की आवश्यकता क्या आ गई, वो भी हमको समझ लेना चाहिए। एक तो 2004 में भी किसी पार्टी ने अपोज नहीं किया और ये प्रोसेस को वोटर लिस्ट जो विशिएटेड होती है उसको ठीक करने का ये एक तरीका है, एक प्योरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट का तरीका है और ये पीरियोडिक है और ईसीआई को ये पूरा अधिकार है जो कर रही है। इसलिए ये जो बार बार चर्चा चलती है वोट चोरी, एसआईआर, 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 सबसे पहले तो हम समझ लें, हम यहां हो ना हो, आप वहां हो ना हो, एसआईआर इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और ये एसआईआर चलता रहेगा, प्रजातंत्र चलता रहेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। अब देखिए कॉम्प्रोमाइजेस कैसे होते हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर साहब आए और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत नो रिटर्निंग ऑफिसर विल हैव द राइट टू डिलीट द वोटर लिस्ट। दिस इज अ शिफ्ट फ्रॉम द कोर्स ऑफ एक्शन विच इलेक्शन कमीशन वॉज टेकिंग। और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तब तक नेम्स का डिलीट होना नहीं हुआ। इसके कारण a huge number of votes which were to be deleted were not deleted because somebody died, somebody got married and went to another place, somebody got transferred, somebody moved out from the state. लेकिन 2004 से 2025 तक अभी तक वो वोटर लिस्ट से डिलीट करने का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर का ले लिया गया। आप बताइए अब ऐसे समय में सभापति जी एसआईआर का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? It becomes more important to have a special intensive revision because since 2010 till 2025 you have not deleted the voters who got married and went to different place,
who left the place and moved out to another state, who died, who are no more in this world, आपको उसको ऐसा इंटेंसिव रिवीजन में लेने की आवश्यकता होती ही है, और वो अपने उस काम को हम लोगों ने करने का प्रयास किया है. What is special intensive revision? It is to remove the names of the dead, selectively delete the foreign nationals and cut the double voters. अब double voters भी हैं. अब मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा. तिरुचि शिवा wants to intervene. Only on point of order. चलिए. Inform. We just want to clarify. None of us are against the SIR. The processes, of course, have to be conducted. But the manner and method of being done is only the question. That's our contention. One aspect is clear, that they are not against SIR. Now we are coming. Let me complete my. अब एक बहुत बड़ी बात आती है SIR में, वो है कि हम क्या जो फॉरेन नेशनल्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको हम अपने वोटर्स लिस्ट में स्थान दें क्या? अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो हमें प्यूरिफाई उसको पूरे लेटर और स्पिरिट में करने की आवश्यकता होगी, और शुद्धिकरण करने के लिए ये वोटर लिस्ट का काम चल रहा है. ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ, आऊंगा आगे. ये चुनाव के नतीजे आए हैं, ये चुनाव के नतीजे आपको तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन आप दरवा कहीं और लगा रहे हो, मर्ज कहीं और है. आपको अपना मर्ज ढूंढना पड़ेगा, और सिर्फ अपने कैडर को शांत करने के लिए यह गलत भ्रम फैलाना कि इलेक्शन हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन कुछ गड़बड़ी कर रहा है, मुझे लगता है यह आप पार्टी के इंटरेस्ट में देश के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूं. और इसलिए जब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी क्या है, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी. केस ऑफ 1995, द लाल बाबू हुसैन वर्सेस वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर reached to the Supreme Court of India, and the judgment came in 1995 in Lal Babu Hussain and voters registration officer, and the court clearly stated, Supreme Court clearly stated, wherever the voter's name is registered, the returning officer can ensure whether the applicant is a citizen of India or not. How will the Election Commission decide? This is their duty and this is not our decision. This has to be done, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा. यानी फॉरेन नेशनल्स के बारे में भी डिसाइड करने के बारे में ये लाल बाबू हुसैन वर्सेस वोटर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1995 में इसको बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया गया. अब मैं आता हूं, कई लोगों ने कहीं एटम बम गिराया है, कहीं हाइड्रोजन बम गिराया है, लेकिन फूटा नहीं. अभी आपने 200 वोट के बारे में चर्चा की कि 200 वोट एक ही मकान में आए. इलेक्शन कमीशन ने आपको तुरंत जवाब दे दिया. वो 1 एकड़ का प्लॉट है, उसमें कई घर हैं, वो सभी घर 501 के नाम से जाने जाते हैं. आपने विषय उठाया मीता देवी का. मीता देवी का भी जवाब बड़े स्पष्ट शब्दों में इलेक्शन कमीशन ने दे दिया. आपने रंजू देवी का रोहतास का विषय उठाया. रंजू देवी ने खुद ही कह दिया कि मुझे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि इस तरीके का बयान दो. मैं जानना चाहता हूं कि देश की जिम्मेवार विपक्ष की पार्टी ऐसे मुद्दों को ला करके वो देश को गुमराह करने का काम जो उन्होंने पकड़ा है, क्या ये देश के हित में है? क्या ऐसी चीजों को हम चलने देंगे? और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी से लेकर के, इलेक्शन कमीशन की प्रोप्राइटी से लेकर के उसकी इंटीग्रिटी पर प्रश्न उठाना, ये सब हम लोगों ने देखा है और इसको हम लोगों ने जाना है, जिसका पूरा जवाब दिया गया है. और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में लगभग इलेक्शन कमीशन ने
24 जून 2025 को क्लीन अप इलेक्टोरल रोल्स का काम शुरू किया था। 22 साल बाद शुरू हुआ और 7.89 करोड़ इलेक्टर्स थे और ड्राफ्ट रोल जो पब्लिश हुआ वो 7.24 करोड़ हो गए, यानी 65 लाख नाम काटे गए, 65 लाख नाम, जिसमें से डेथ 22 लाख, परमानेंट शिफ्ट 36 लाख, डुप्लीकेट्स 7 लाख। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये एसआईआर प्यूरिफिकेशन किस तरीके से कर रहा है। ये जब ऑब्जेक्शंस आए तो ऑब्जेक्शंस के बाद फर्दर डिलीशंस 3.66 लाख जो थे वो इनएलिजिबल पाए गए और एडिशन भी हुए, नए वोट ऐड भी हुए, वो 21,53,000 हुए जो एलिजिबल वोटर थे, उनको ऐड किया गया। द टोटल इलेक्टोरल लिस्ट जो बनी वो 7.42 करोड़ की बनी, नेट डिलीशंस जो थे वो 47 लाख हुए हैं। अब मैं इसलिए आपको सामने ये सारी बातें कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का इतना पारदर्शी काम, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार किसने लगाई कि 1.6 लाख एजेंट नियुक्त होने के बावजूद भी आपत्तियां सिर्फ 2 आई, 2 आपत्तियां, 2 ऑब्जेक्शंस। वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ फेयर द इलेक्शन कमीशन हैज बीन वर्किंग, और उसके कारण से ये आज हमको देखने को मिल रहा है। ये आपके साथ मैं जरूर चर्चा करना चाहता हूं। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि टार्निशिंग द इमेज ऑफ इलेक्शन कमीशन इज टार्निशिंग द इमेज ऑफ डेमोक्रेसी। नो डाउट ये आप लोगों ने इसकी कोशिश की है कि इमेज उसकी टार्निश हो, लेकिन मैं एक ही नतीजे से सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से क्लैरिटी रही है। अब आपने इलेक्शन कमीशन के साथ साथ आपने ईवीएम पर विषय उठा दिया। ईवीएम। अब ईवीएम भी तो राजीव गांधी जी के टाइम पर आया था और वो स्टेजेस में आया था। वो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक दिन में आ गया। उस पर ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स होने के बाद एक के बाद एक उस पर पिटीशंस भी लगी। 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर अपहेल्ड किया कि ये लीगल चेंज है और 2002 में उसको लीगल चेंज के स्वरूप में माना। और पहली बार 2004 का चुनाव और 2009 का चुनाव, जहां 10 साल आपने राज किया, ये ईवीएम के ही माध्यम से हुआ था। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है कि जब जीत जाओ तो हम सिकंदर और जब हार जाओ तो अंपायर खराब। From when EVM, before VVPAT came in, did not have a software which could recognize a symbol. It is only after VVPAT has come in, and that VVPAT also came in because the Supreme Court judgment said in 2013 that voter verifiable paper audit trail is important. Now that is the issue. We have been demanding, requesting, series of requests have gone. Please let us know the software in that VVPAT, number one. And number two, sir, it is no machine which has a microprocessor which will follow the command of the person, but it follows the command of the software. That is why we are demanding that VVPAT slip should not be dropped in the box. It should be given in a hand. Give it in the receipt. And we are quite happy with the EVM. दिग्विजय जी let him answer. एक मिनट, मैं बंगाल पर भी आऊंगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, नंबर 1। नंबर 2, रिफॉर्म्स इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। 2002 में जब इलेक्शन कमीशन ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया तो 2002 में वीवीपैट नहीं था।
2004 में नहीं था, बाद में वीवीपैट आया है। और वीवीपैट में भी कोई अगर कोई सुधार करने की जरूरत है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में दें। नहीं, now I'm not going to. Jay, please let us conclude. We are already running late. Please take Ab, this. the election commission decided that 5% of EVM and VVPAT result would be compared. 16,000 machines of VVPAT have been matched. Not a single mismatch has come out. अब आप ही बताइए कि आपके पोलिंग एजेंट जब ईवीएम को स्टार्ट करते हैं तो उस समय उसको एक बार चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, वहां साइन करते हैं कि नहीं करते हैं। सारे दिन के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद जब उसको हम सील करते हैं तो उस समय आप चेक करते हैं कि नहीं चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर उस पर आप साइन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप पोलिंग एजेंट्स ये सब कुछ करने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 10 स्टेट्स में 2009 में फॉर टैंपरिंग एक चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने दिया, नो वन कुड टैंपर विद देम, नो वन। उसी तरीके से 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ईवीएम उनके ऑफिस में 3 दिन तक रखा हुआ है एंड इनवाइटेड टू हैक देम। Sir, now I am not yielding because I am speaking facts. Please, Hack them. They did not go. Nobody went there. उसी तरीके से ECI ने डिसाइड किया कि 2017 में इलेक्शंस वुड बी कंडक्टिंग यूज ईवीएम्स विथ वीवीपैट, और वो हम उसके साथ कर रहे हैं। अब ये जो हम कहते हैं कि हम आपके जमाने में क्या था, बैलेट बॉक्स, आप लोग वापस जाना चाहते हैं बैलेट बॉक्स पर, लाए भी आप ही। अब आप बैलेट बॉक्स पर वापस जाने की बात करते हैं, क्यों करते हैं? जिसके बारे में सुरेंद्र नागर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि कृपलानी के साथ बैलेट बॉक्स में क्या हुआ। हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी के चुनाव में क्या हुआ, उसको भी हम छोड़ दें तो ये जो हमारे बीडी टंडन जी ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो उन्होंने जो अपने वक्तव्य में इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, वो वहां क्या हुआ, और उसको भी छोड़ दीजिए। मैं तो बिहार के चुनाव देखता रहा हूं, कैसे बैलेट बॉक्स गायब होते थे और कैसे लाइटें बुझती थी और कैसे बॉक्स के बॉक्स गायब हो जाते थे, ये सब हमने देखा है। क्या हम उसी लालटेन एज में जाना चाहते हैं या हम डिजिटल इंडिया में जाना चाहते हैं? और इसीलिए ये जो बहाने हैं, कभी ईवीएम कभी वीवीपैट, मुझे लगता है कि इसमें से हमको निकलना चाहिए। और अभी तक मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, सिंस 2014 इलेक्शन कमीशन हैज नॉट रिसीव्ड अ सिंगल सजेशन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। एक मिनट, आगे मैं पढ़ रहा हूं, आगे they went on ECI and held press conferences, but those were regarding the election disputes, not electoral reforms. आप करेक्ट कर दीजिएगा, आप यहाँ आप ऑथेंटिकेट कर दीजिए। पर मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, इन्होंने इलेक्शन के प्रोसेसेस पर प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स पर एक भी मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया है, ये भी हमको स्पष्ट है। देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, हमें अपने रास्ते सुधारने चाहिए। अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचपन में हमारे कुछ विद्यार्थी साथी होते थे, थोड़े पढ़ने में कमजोर होते थे, तो वो परीक्षा आने के पहले ही हल्ला करने लगते थे, ये टीचर हमारा विरोधी है, ये हमको मानता नहीं है, ये हमको फेल कर देगा। ये फिर जब एग्जामिनेशन होता था, क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस था, हमको तो टाइम ही नहीं दिया गया, हमसे तो पेपर ही पहले ले लिया गया।
हमें तो अंदर घुसने में भी एडमिट कार्ड फंसा दिया गया। ये सब देखा है ना हम लोगों ने, हुआ होता है कि नहीं होता है। आज हमारे फिसड्डी राजनीतिक पार्टी के दृष्टि से अब यही सारे बहाने ढूंढ रहे हैं। एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़। एक कहावत है, अ बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। और इसीलिए अगर हम इन सारी चीजों को देखें, अब आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने क्यों नहीं रखा। आपने जब से आजादी आई तब से 73 वर्ष तक तो आपके प्रधानमंत्री जी ही एक फाइल पर साइन करके इलेक्शन कमिश्नर बनाते रहे, एक इलेक्शन कमिश्नर बनाते रहे। पीएम वुड सेट द फाइल टू द प्रेसिडेंट और वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाता था। और 1989 में ईसीआई में जब मल्टी मेंबर हुए, और वह भी इसलिए हुए मल्टी मेंबर क्योंकि आपके इलेक्शन कमिश्नर ने बात सुननी बंद कर दी, तो आपने मल्टी मेंबर कर दिया। चलो अच्छी बात है, आपने मल्टी मेंबर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए, और वह कानून लंबी प्रक्रिया के बाद, और उसमें उस समय कहा गया कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेयरमैनशिप में तब तक काम चलेगा। और लंबे चर्चा के बाद 2023 में यह कानून बना। कब बना? 2023 में। कौन थे प्रधानमंत्री, कौन है प्रधानमंत्री? तो यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपने कहा सीसी फुटेज 45 डेज में ही के बाद क्यों डिस्ट्रॉय कर देते हो? 45 डेज के बाद बड़ा सिंपल सी बात है कि कोई भी इलेक्शन के बाद उसके लिए जिरह करने का, अपील करने का, उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का, उसकी अवधि रिजल्ट निकलने के 45 दिन बाद है, 45 दिन बाद तक है। 45 डेज के बाद आप किसी कोर्ट में किसी इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन पिटीशन को जब आप चैलेंज नहीं कर सकते तो उसका रिकॉर्ड रखने का इलेक्शन कमीशन का क्या उद्देश्य है? लेकिन आपने ऐसा वातावरण बनाया, 45 डेज के बाद रिकॉर्ड नहीं रखना इलेक्शन कमीशन, जैसे इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ा कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा है। जिस जिस जगह पर इलेक्शन पिटीशन होता है उसके रिकॉर्ड को सेव करना ये इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको वो पूरा करते हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसीलिए इस तरीके के आरोप लगाना, और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा गया है, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, इट इज एन इंटरनल मैनेजमेंट। ये उनका इंटरनल मैनेजमेंट है, और सीसी फुटेज को भी रखना 45 डेज तक वो उसको रखते हैं, और उसके बाद वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी क्यों दी? इम्यूनिटी क्यों दी? ये लॉ 2003 में बना, और जिसने, एंड वी हैव नॉट इंक्रीज द इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी थी, जो पहले थी, वही इम्यूनिटी कंटिन्यू कर रही है। हां, आपने तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी को बैकडेट से इम्यूनिटी दे दी थी, बैकडेट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में श्रीमती इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज जो राजनारायण जी ने किया था, उसके खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया था। कोर्ट ने फैसला देने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और सुप्रीम कोर्ट में आने के साथ साथ वहां आपने, अलग बात है कि आपने 3 सिटिंग चीफ, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, 3 सिटिंग जजेस को आपने सुपरसीड करके चौथे को आपने चीफ जस्टिस बनाया और अपने पक्ष में फैसला लाया। और इसी पार्लियामेंट से आपने प्राइम मिनिस्टर को किसी भी कानून के तहत इम्यूनिटी दिलाने का काम, और वह भी इम्यूनिटी बैकडेट से इम्यूनिटी दिलाने का काम किया। आज आप इलेक्शन कमीशन के इम्यूनिटी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। यू आर क्वेश्चनिंग द इम्यूनिटी, और ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इम्यूनिटी दी रही हुई है, 2003 में दी है, आपने दी है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, और इस बात को आप ध्यान में रखें, आप 58 साल से तमिलनाडु में आप चुनाव नहीं जीत पा रहे। आपके पांव जो खिसके 58 साल पहले, वो वापस जमे नहीं। दिल्ली में आप 12 साल से सरकार में नहीं है। वेस्ट बंगाल में आप 48 साल से सरकार में नहीं है।
बिहार में आप 35 साल से, मेरा तो बचपन गुजरा है बिहार में, आप ही की सरकार बनती थी, हमने देखा है। और उस समय जॉइंट बिहार होता था, झारखंड अलग नहीं होता था। 200, 250, 300 सीट जीत करके आप आते थे। आप 35 साल से बिहार में नहीं आए। उत्तर प्रदेश में आप 35 साल से नहीं आए। ये अलग बात है कि 35 साल बाद एक मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बना है तो वो भारतीय जनता पार्टी का बना है, ये हमको ध्यान रखना। आप गुजरात में 35 साल से नहीं आए हैं। झारखंड में तो कभी आप अपने दम पर सरकार बना ही नहीं पाए हैं। उड़ीसा में आप 25 साल से नहीं आए हैं। केरला में भी आप 2011 से बाहर हैं। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपनी समस्या को समझिए और समस्या से इधर उधर डाइवर्ट करने से नतीजे नहीं आने वाले हैं। और इसीलिए आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा चाहते हैं, मैं कहूंगा आप बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर पूरी लिस्ट भेजिए। और मैं उनकी तरफ से वायदा नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इलेक्शन कमीशन उनको पूरा कॉग्निजेंस लेगा और उसको पूरी तरीके से देखेगा। लेकिन और ये सब तब हुआ है जब आपकी केंद्र में सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। इसलिए आज इस तरीके की बात कहना कि वोट चोरी और इस तरीके की बात को आगे बढ़ाना ये उचित नहीं है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए आपकी सीरियसनेस भी कैसी है। आपने धांधली का आरोप लगाया। फरवरी 3, 2025 को आपने क्लेम किया कि लोकसभा में 70 लाख न्यू वोटर्स वर एडेड। 7 फरवरी को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आंकड़े बदल करके उसको 29 लाख कर दिया। आपने 9 जुलाई 2025 को बिहार में 1 करोड़ नए वोटर्स ऐड कर दिए गए, ये आपने कह दिया। कहां से ये आंकड़े लेके आते हैं और कौन से ये आंकड़े होते हैं? मैंने आपके सामने जो आंकड़े रखे वो पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको फैक्ट्स के साथ दिए इलेक्शन कमीशन का। आप कौन से आंकड़े लेकर के आते हैं मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, उसके बारे में देश को जानना चाहिए कि ये जिम्मेवार विपक्ष के नेता जो कहीं एटम बम फोड़ते हैं, कहीं हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, और पता नहीं अब कोई न्यूक्लियर बम कब आएगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बम जो फोड़ते हैं उसमें जो आंकड़े होते हैं वो एक दूसरे से ही नहीं मेल खाते। इस तरीके की इनकी स्थिति बनती है। अब मैं ये एसआईआर के महत्व की बात कर रहा हूं और डेरेक ओब्रायन जी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 2002 में एसआईआर was conducted last, and in West Bengal the increase in the number of registered voters is from 4.8 crores to 7.63 crores. Number one. Number two, ECI, Election Commission of India, data shows that top 10 with highest increase in number of voter lists are 9 districts border of Bangladesh. ये आपका ये विषय चुनाव जीतने हारने का नहीं है, ये देश का विषय है, ये देश से संबंधित विषय है जिसको हमको समझना चाहिए। मिनिमम इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट इज 70%. Highest percent increase is crossing 100%. In Uttar Dinajpur has witnessed a highest spike of number of voters list, which is 105.49%. In Malda, it is followed by 94.8%. 3 districts, Murshidabad, the increase is 87.65%. 24 Pargana, increase is 83.30%. Jalpaiguri, the increase is 82.3%. The West Bengal, the total increase in percentage of a particular community is 7.5%. अब मैं ये इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बताइए ये इलेक्शन कमीशन का काम होगा कि नहीं होगा कि इसको डिलीट करें, डिटेक्ट करें और डिपोर्ट भी करें अगर जरूरत पड़ती है तो। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम ऐसी सीरियस बातों की चर्चा करें तो उसको हम राजनीति से देख करके न करें, उसको हमेशा इस बात को ध्यान में रख करके करें कि देश के लिए क्या आवश्यक है।
मैंने तो आपके सामने आंकड़े रखे हैं। आप बताइए कि देश घुसपैठियों के वोट से चलेगा या देश के नागरिकों के वोट से चलेगा? अगर देश के नागरिकों के साथ वोट के स्तर पर चलना है तो जो देश के घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करना यह इलेक्शन कमीशन का काम है कि नहीं है? अगर ये इलेक्शन कमीशन का काम है तो इसमें सुचारू रूप से सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो हमको सामूहिक रूप में प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि नहीं कि वी सपोर्ट SIR? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसलिए मित्रों, हम आप चाहते तो इलेक्शन वो तो होगा जो होना है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आप अपनी वोट की शुद्धता में सहयोग करने में आप भी अपना योगदान करें, इतना मेरा आपसे निवेदन है। आप इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आपने वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अभी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता था। अभी 16 दिन की आपने यात्रा की बिहार में। 17 अगस्त को शुरू किया, 1 सितंबर को समाप्त किया। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। विपक्ष के नेता, हमारे देश के प्रमुख पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने 25 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया, 25 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। 115 से 125 विधानसभाओं का दौरा किया और 25 में से 21 जिलों में साफ हो गए, साफ। और इनको मिली 6 सीटें। कितनी मिली? 6। और टोटल गठबंधन को मिली 33 टोटल। अभी वो संजय जी थे, चले गए बेचारे। कल वो चर्चा कर रहे थे, नहीं अखिलेश जी तो ठीक है अखिलेश जी, नहीं आप चलिए। महागठबंधन को 33 मिले। लोगों के मन में शक है। अरे बिहार में लोगों के मन में शक नहीं है, लोगों ने आपका शक दूर कर दिया। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं फैक्ट्स रखना चाहता हूं। मैं और आप, मेरा विनम्र निवेदन है, जयराम जी आप अपने नेतृत्व को समझाइए। धुन वही बजानी चाहिए, तान वही छेड़ना चाहिए जिससे धुन निकले। तान वो नहीं छेड़ना चाहिए जिससे नॉइज निकले, जिससे तकलीफ हो। तो इसलिए आप सोचिए, आप समझिए कि देश की आवश्यकता क्या है, देश क्या चाह रहा है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा राग बजा रही है, कौन सा राग चला रही है, ये इररिलेवेंट हो रहा है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता के रूप में और विपक्ष के नेता के विपक्ष के नेता के रूप में, हाउस के नेता के रूप में, मैं इस हाउस को एश्योर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी बातों के लिए पूरी तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और हमारे लिए दल बाद में है, देश पहले है। देश के लिए जो आवश्यक होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। The appropriation number 4 bill 2025